आज क्या पढ़ना है तुम लोगों को, बताओ जरा। मैम गुड इवनिंग। बताइए क्या पढ़ना है। सब सोया हुआ है क्या? हम्म। सब शांत हो। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकाले हो क्या? रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं? पढ़े हुए हैं। चलिए ठीक है। बताओ फिर क्या करना है, क्या टॉपिक करना चाहोगे, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ले तो क्वेश्चंस भेजो, वही डील कर लेते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। बताइए क्या करना है, थोड़ा फास्ट बताइए। क्या हुआ श्रेयस, मनीषा, श्रेया, सचिन, प्रेरणा, कैमरा ऑन करो। सचिन, कैमरा ऑन करिए। बताइए क्या करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तुम्हारे पास? श्रेया शेयर करो तो मुझे। नहीं है? मैम जो था आपको शेयर कर दिया था मैम ऑलरेडी। अच्छा उतना ही है। श्रेया तुम्हारे पास है ना? रुको मेरे पास यस मैम। है। लाइक जोड़ घटाव गुना बने। जोड़ घटाओ गुना भाग सब कर लेंगे, रुको। एक मिनट रुको तो मेरे पास होगा। चलिए तो देखते हैं थोड़ा। एक सेकंड। चलो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस का सब लोग आंसर करना। देखो बनाते चले जाते हैं। क्वेश्चन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है, देखो जरा। एंड कैमरा ऑन करिए। मेघा, श्रेया, श्रेया, प्रेरणा, 2018 का क्वेश्चन पेपर है। दिव्या, तन्वी, कैमरा ऑन करो, सब लोग कैमरा ऑन करो। ठीक है चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रीवियस का। सो हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो देखो क्या है। इन अ सेट बिल्डर फॉर्म द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय। जरा देखो तो इसमें से कौन सा होगा जो उस नल सेट का रिप्रेजेंटेशन है। ब्रैकेट है, फाई है, एक डैश दे दिया है, एक एक्स सच दैट एक्स माइनस एक्स है, और ये है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स। बताओ इन सब में से कौन सा होगा जो नल सेट का नोटेशन है। बताइए तो सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से हम कैसे लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म का पता है ना मतलब? बताओ। मेघा कैमरा ऑन करो, दिव्या कैमरा ऑन करो, तन्वी बताओ जरा मुझे। फर्स्ट होगा फाइव, ये ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट।
चलो एक आया खुशी का, और कोई? ऑप्शन डी। डी ऑप्शन, डी एक्स इज इक्वल टू एक्स है, मतलब एक्स के जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करो, एक्स इज इक्वल टू 1 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, इस तरह से आएगा। मैम सी। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में क्या हो जाता है, एक्स सच दैट एक्स माइनस एक्स है ना, तो यहाँ पे 2 - 2 3 - 3 4 - 4 जब भी हर बार करोगी तो 0 एलिमेंट आएगा, और इसका मतलब ये हो गया कि 0 इज इनसाइड दैट सेट। ठीक है, ये नल नहीं होगा। नल सेट का मतलब होता है देयर इज नथिंग इन सेट, इवन 0 0 भी सेट के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 0 इनसाइड ब्रैकेट लिखते हैं दैट मींस 0 इज द एलिमेंट ऑफ दैट सेट, और नल सेट का मतलब क्या होता है, 0 होना, मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और इसमें हर बार आप सब्ट्रैक्ट करोगे, हर बार वैल्यूज लाओगे, तो अल्टीमेटली 0 0 0 इस तरह से ब्रैकेट में 0 0 0 का पूरा टर्म जाएगा, तो फिर वो नल सेट नहीं होगा ना। प्रेरणा? यस मैम, ए होगा। हाँ, सो ऑप्शन ए, अगर ब्रैकेट इस तरह से दे रहा है तो ये होगा, लेकिन अगर कुछ उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट एज अ सिंगल डैश भी डाल देंगे तो वो कहा जाएगा सेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल सेट, सिंगल सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। A set consisting of definite number of elements is called, क्या होगा, नल, सिंगलटन, इनफाइनाइट, फाइनाइट। सचिन बताइए तो जरा क्या होगा। बोलो, अभी फाइनल एग्जाम नहीं चल रहा है, शांति से बना सकते हैं। ओके मैम। हाँ बताइए ना, तो क्या होगा। ये तो डेफिनेशन बेस्ड है, थ्योरी में तो सब डेफिनेशन बेस्ड है, बता सकते हो। मेघा तुम बता सकती हो। मैम फाइनाइट। फाइनाइट से सिंपल, डेफिनिट, डेफिनिट मींस फॉर, डेफिनिट इज द सिनोनिम्स ऑफ फाइनाइट, तो जहां पे फाइनाइट और डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गया वो फाइनाइट सेट होगा। अगर इनफाइनाइट एलिमेंट हो गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, तो इनफाइनाइट सेट हो गया। सिंगल एलिमेंट इन सेट मतलब सिंगलटन सेट। नल सेट, नो एलिमेंट इन सेट दैट मींस नल सेट। तीनों वर्ड, ये जो 4 वर्ड है सबका मतलब मैंने बता दिया। नल सेट मींस नो एलिमेंट इन अ सेट, singleton set means single element in that set, infinite set means infinite number of elements in that set, and finite set का मतलब हो गया finite number of element in that set। ठीक है, चलो इसके बाद आपके पास क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं, एक सेकेंड। चलो ये है, find the sum of the series 2 + 5 + 8 + ... 182। सो सम ऑफ द सीरीज है, ये तो दिख रहा है, कौन सा सीरीज है ये, कोई बता सकता है। मैम एपी। एपी सीरीज है। सो एपी में अगर हमें फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो तो सम ऑफ सीरीज हम बता सकते हैं, सम ऑफ टर्म। यस मैम। आराम से उसका फॉर्मूला है, लिख सकते हो। फर्स्ट टर्म क्या है बस ये याद रखो, लास्ट टर्म क्या है ये याद रखो। सो फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द लास्ट टर्म इज 182। तो इसका फॉर्मूला है सम ऑफ टर्म Sn, Sn इज इक्वल टू n/2। n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे n/2, और इसमें है फर्स्ट टर्म इज 2 प्लस द लास्ट टर्म इज 182 था ना। यस मैम। सो 182 ये जो टर्म होगा वो आ जाएगा। सो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 182 डिवाइडेड बाई 2, ये इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि n यहाँ नहीं पता है। सो यहाँ पे इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म और यूज करना पड़ेगा, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा हम लोगों को। तो अब यहाँ पे n-1 हमें नहीं पता, d पता है, कॉमन डिफरेंस होता है, a पता है 2 है, और an पता है दैट इज 182।
182 कौन सा नंबर है, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा नंबर आएगा 1 2 3 4 में, काउंटिंग में उसका कौन सा नंबर है हमें नहीं पता, और वही n होता है जो हमें यहाँ रखना है। सो a का वैल्यू 2 है, प्लस n-1 हो जाएगा, और d जो है वो 3 है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 प्लस n-1 3, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3n-3। आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास n का वैल्यू आ जाएगा 182, यहाँ पे आ गया, 2 है इधर ले आओ तो 180 हो जाएगा, ये 2 सिर्फ इधर लेके जा रहे हैं तो 180, दिस इज इक्वल टू ये 3 इधर आ जाएगा, तो आपके पास एक -1 एक +1 हो जाएगा। अब इस तरह से ये 2 जब इधर लाए तो 182 -2 हो गया तो 180, और -3 इधर है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा 182 प्लस 180 प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 3n। अब यहाँ से n का वैल्यू निकाल लो, 183 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n होगा। सो आप इसको डिवाइड करोगे जब 3 से तो क्या हो जाएगा 61। सो 61n हो गया। अब 61 को यहाँ पे लिख दो, दैट मीन्स आपके पास SN का जो वैल्यू होगा वो 61 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 182 प्लस 2 184। अब 184 को ही डिवाइड कर लीजिए 2 से, जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 18 और ये 92 इंटू 61 कर लो, जो आएगा वो आंसर होगा। सो 91 इंटू 92 इंटू 61 होगा ना, 92 इंटू 61, ठीक है। सो ये हमारा आंसर है। क्या हुआ, क्या कैलकुलेशन करने लगे सचिन तुम? कैमरा बंद हो गया तुम्हारा फिर से। 5612। 5612, सो यही आपका रिजल्ट होगा 91 इंटू 61। 5612 ऑप्शन है, देख लो बस। सो 5612, चलिए वापस से देख लेते हैं क्या है। 5612 ऑप्शन बी है, सो यही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किसी के कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। यस मैम। नहीं बताएं, बोलो नहीं बताना है तो फिर कोई बात नहीं, हम आराम से हम भी बैठते हैं, आप ही बैठिए, आप ही सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर डी, द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा जरा बताओ तो। जीपी पढ़े हैं, एपी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। हम लोग जो अभी तक पढ़ रहे थे उसमें क्या था, एक सीक्वेंस, दोनों फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा शायद, फर्स्ट टर्म से शुरुआत से लेके अगर हम एंड तक जाते हैं वो तरीका, या फिर एंड से लेके शुरू तक जाते हैं तो लास्ट टर्म से फिफ्थ टर्म जो आएगा उसका रिजल्ट क्या होगा, वो क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। फ्रॉम द लास्ट टर्म से फिफ्थ टर्म क्या आएगा? बताइए जरा जल्दी से, करके देखो सॉल्व, बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं बनने वाला है, बन जाएगा। 12 हो जाएगा ये। 12 हो जाएगा, लास्ट टर्म से Yes, फिफ्थ टर्म 12, तो वो तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अरे ये डॉट डॉट दिया हुआ है, काउंटिंग करने लगी क्या? 1 2 3 4 5 दिव्या क्या कर रही हो तुम? यहाँ पे डॉट 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 है, दैट मीन्स ये कौन सा टर्म है हमें नहीं पता, और इसको शुरुआत का टर्म मान के अब इससे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है। अब बताओ क्या होगा? इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया होता तो क्या बात थी। सचिन बता देगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या बोल रहे हो? खुद ही बोल रहे हो। हाँ बोलो। ट्राई करते हैं मैम, 2 मिनट्स। करो करो करो। 192। 192। यस मैम। ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छा देखते हैं क्या आता है।
ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। अच्छा देखते हैं, चलो बताओ। फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द टर्म। फ्रॉम द एंड ऑफ द टर्म बोलता है, दैट मीन्स ना आपको बैकवर्ड डायरेक्शन से जाना है। दिस वन इज द फर्स्ट टर्म, ऐसे मान सकते हो, सेकंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे जाना है, इस तरह से जाएगा। और इसके लिए आपके पास हो भी शायद फॉर्मूला डायरेक्ट भी पता हो, अगर पढ़ा हो, देखा हो, याद हो तो है फॉर्मूला डायरेक्ट इसका। जीपी के फॉर्म में देखो मिल जाएगा। खुशी ने सॉल्व किया हुआ है क्या सारा क्वेश्चन? आंसर पता है बताओ। बताइए क्या होगा। 192 और एक का 768 आया है। सब अपना अपना आंसर बताओ। दिव्या सॉल्व करके बताओ, तुम काउंटिंग करके मत बताओ। मैम सॉल्व करके बता रही हूँ। तो सॉल्व करके 12 तो ऑप्शन में भी नहीं है दिव्या, कैसे मारोगी? कहाँ लिख के फिफ्थ ऑप्शन डाल दोगी? 12 मैम 8 मानी हूँ, ये बोल रही थी। नहीं समझ आया, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया लगता है, बोलो फिर से। ए जो है ना, हम्म, 12 मानी हूँ, यही बोल रही थी मैं। अच्छा ए को 12 माने हैं? यस मैम। ए को 12 क्यों मानेंगे? एंड से है हाँ ना, एंड से है। ठीक है ठीक है। श्रेया सॉल्व हुआ? देखो जरा सॉल्व करके बताओ कैसे करेंगे। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, इसीलिए हम सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं। फ्रॉम द लास्ट टर्म से जीपी का फॉर्मूला होगा, आपके पास बुक में भी हो शायद, देख लीजिए। क्या हुआ? मेघा बना? सुयश तुम्हारा बना? सब कैमरा ऑन करो तो तुम लोग, फिर सबको आप ही हम रिमूव कर देंगे जिन लोगों का कैमरा बंद है, सबको ही रिमूव कर देंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने दे रहे तो सॉल्व करो ना, बताओ नहीं होगा तो फिर बोलो। नहीं बनेगा, बताना पड़ेगा। सचिन बताइए, आप कोशिश कर लिए? मैम ऑप्शन डी होगा 768। कैसे बना रहे हो बताओ? मैम इसका जो फॉर्मूला है ना, हाँ an इक्वल टू a इंटू आई पावर n-1। एन इज इक्वल टू, हाँ ठीक है।
उसी पे बना रहे हैं। ए मान रहे हैं 12,288 को, हाँ और इधर A3 और A2 12 और 24 को मानकर आर निकाल रहे हैं, उसके बाद बना रहे 12 और 24 को क्या मान रहे हो? A2 A3? मैम 768 होगा। हैं। 24 को A2 और 12 को A3 मान कर बना रहे हैं। अच्छा, तो A2 A3 का जरूरत क्या है फिर, अगर हम लास्ट टर्म आर से निकालने के लिए है। आर निकालने के तो सिंपल पता है। अगर आपके पास सीरीज क्या था, 3 था, 6 था और क्या था, 3 6 12, यही है ना? तो हर बार 1/2 आ रहा है, सिंपल। हाँ, तो वही आर निकालने के बाद वैसे ही बना। हाँ, तो 3 6 है, तो सिंपली आर जब भी कैलकुलेट करोगे तो आर के लिए तो ज्यादा हम लोगों को मशक्कत करना ही नहीं है, शुरुआत में ही निकालो। 6 डिवाइडेड बाई 3 कर लोगे, दैट इज 1/2 हो गया, बात खत्म। इसके बाद और सीक्वेंस है तो आप एक बार चेक कर लो, मैम 9/3 ये तो सीधा 2 हो जाएगा, 3/6 का 6/3, हाँ ठीक है, वही चीज हो रहा है यहाँ पे। 2 तुम्हारा आ रहा है ना, ये रिजल्ट अगर 2 आएगा ना, देखो एक सेकंड, ये जो रिवर्स रिजल्ट 2 आएगा तो उसी का इनवर्स लेंगे ना, यस मैम, तो 1/2 है। तो 1/2 आ जाएगा। अब वहां पे आप वही चीज कर दीजिएगा, तो वैल्यूज पुट करके डाल दोगे, n इज इक्वल टू लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय उसका जो रो r है वो कर लो, फिर आ जाएगा यस मैम, 768 आ रहा है। 768। मैम 768 आ रहा है। चलो ठीक है, हो गया, ये बन जाएगा, बताने का जरूरत नहीं है। मैम अब उसको पूरा कर दीजिए। इसको बता दें मनीष? यस मैम। सचिन बता रहा है, सुनो क्या क्या बता रहा है। चलो सचिन बताओ, डिक्टेट कर रहा है, चलो बोलो जल्दी से, क्या क्या होगा सचिन? मैम A is equal to 12,288। A is equal to 12,288। यस मैम। 12288, ठीक है, ये R A is equal to 1/2। R is equal to 1/2, और इसका फॉर्मूला है AN is equal to N is equal to, हाँ ठीक है, N is equal to A into N is equal to A into R to the power AN होगा ना, N नहीं होगा, AN होगा। yes ma'am, N is equal to A R to the power N minus -1। 1, ठीक है। अब solve। हाँ, तो AN का वैल्यू हम 12288 डाल देंगे, मैम AN का वैल्यू वो थोड़ी होगा, तो क्या होगा? A5 अच्छा लास्ट टर्म है, सॉरी, हाँ A डालेंगे, यही ना, AN निकाल, A5 is equal to देखेंगे ना। हाँ A5 हो जाएगा। चलो A5 इज इक्वल टू A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12288, ठीक है। और R का वैल्यू आपके पास 1/2 है, और इसका पावर n/n-1, मतलब 5 हमारे पास टोटल, n निकालना है nth टर्म, और 5 - 1 4 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। देखो मनीष क्या कर रहा है, जब हमें लास्ट टर्म से शुरू कर, हाँ बोलो, समझ गए? मैम वो सॉल्व हो गया, हम उसको 12 था ना, उसको 12 को अलग कर दिया, उसके बाद 120 8 128 को अलग कर अच्छा, दिया। 2 2 8 अलग अलग कर, फर्स्ट टाइम हमने यही किया। अच्छा इस वजह से नहीं आया, ठीक है, चलो हो गया। नेक्स्ट टर्म इसी को सिंप्लीफाई कर देना है, उसके बाद का है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, जरा देखिए। हाँ, ये परमुटेशन वाला, ये तो लगता है वही है क्वेश्चन जो बनाए थे, ये बता दिए थे ना, NPR और NCR कैलकुलेट करना है, तो 120 और 720 है, तो इसका R का वैल्यू क्या होगा, बता दें या फिर से बताओ? नो मैम। मैम हो गया था मैम। हो गया था ना, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन F बताओ, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ ABC 30 इज, ये कैसे बनाएंगे? नाम में देख के डर गए, नहीं बनेगा। इंटीग्रल देख के नहीं बनेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। The number of positive integral solution of ABC is equal to 30. मतलब ये है, the product of three numbers ABC is 30. तो ऐसा कितना सॉल्यूशन पॉसिबल है जिसमें इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो किया जाए और पॉजिटिव वैल्यूज हो?
मैम समझे नहीं। देखो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल, इस चीज को पहले बाद में समझना। सिंपल है, ए बी सी इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो ए बी सी इज इक्वल टू 30 का मतलब सिंपल क्या है, ए बी और सी कोई कांस्टेंट टर्म है जिसका प्रोडक्ट क्या है 30 है। और इसका जब आप सॉल्यूशन निकालें इस वैल्यू का, इस इक्वेशन का, तो उसका जो सॉल्यूशन निकले वो पॉजिटिव आए, ऐसा कितने केसेस में होगा? ये बोल रहा है। मैम करके बता दीजिए। ठीक है, देखने दो पहले किसी ने सॉल्व किया हो तो। मैम पता ही नहीं चल रहा है कौन बना रहा है, कौन नहीं, सबका कैमरा बंद है। श्रेया मनीष ऑन है, मेघा दिव्या पता नहीं बना रहे हैं क्या कर रहे हैं, बताओ क्या होगा? क्वेश्चन किस टॉपिक का है ये बता सकते हो कोई? नहीं, यहाँ पे इंटीग्रल सॉल्यूशन लिख के बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया है। लेकिन नंबर जब भी पूछ रहा है ना, हाउ मेनी नंबर्स पॉसिबल, एक ढंग से इसको इस तरह से समझ सकते हो, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का लिखने का मतलब ये नहीं है कि इसका इंटीग्रेशन और ये सब रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कितना पॉसिबल ऑप्शन है जिसमें किसी भी 3 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 30 आ जाए? ऐसा कितने पॉसिबल ऑप्शंस है ये पूछा जा रहा है। मतलब इन शॉर्ट ये समझो, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ परमुटेशन ओनली। कुछ भी नया नहीं पूछा गया इसमें। इंटीग्रेशन का वो टर्म है, मतलब इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है जो कि सचिन पढ़ के डर रहा था, है ना सचिन? इंटीग्रल सॉल्यूशन वर्ड पढ़ के नहीं बनेगा क्वेश्चन, अभी बोल रहे थे ना। यस मैम। हाँ, तो ऐसा नहीं होगा। देखो इन शॉर्ट इसमें 30 आना चाहिए। 30, हाँ प्रोडक्ट तीनों का 30 आना चाहिए, बस ये है। अब ऐसा पॉसिबिलिटीज जितना भी बन पाए जिसमें प्रोडक्ट 30 आ जाए वो निकाल देना है। 2 3 5 हो जाएगा। 2 3 5, 3 2 जा 5, 5 के बाद करोगे तो मल्टीपल 30 आ रहा है, वैसा Yes, ऑप्शन ma'am. निकाल सकते हैं। हाँ वही करना है, वही करना है। वैसा कितने पॉसिबल ऑप्शन? सिक्स 5 1 भी हो जाएगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? 6 5 1 भी हो जाएगा। 6 5 1 भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो ऐसा जितना भी ऑप्शन है सब होगा। चलो इसी का सॉल्यूशन निकालना है। अब बन जाएगा सचिन, परमुटेशन के बेसिस पे बना लोगे आप? नहीं, चलो देख कोशिश लेते, समझ। करिए करिए, समझ गए ना तो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सिंपल यही है, ए बी सी का प्रोडक्ट, कभी भी इक्वेशन जो दिया है ना उसको ज्यादा फोकस किया करो। ए बी सी का प्रोडक्ट हमेशा 30 आना चाहिए। अब ये कब हो सकता है? एक मिल जाए 5, आपको सबको पता है 5 × 6 × 1 करोगे क्या हो जाएगा? एबीसी का 3 वैल्यू भी हो गया और तीनों डिफरेंट वैल्यूज है, और उसका रिजल्ट जो आया वो क्या आ गया? 30 आ गया। और ऐसा ऑप्शन, ये 3 है और 3 अलग नंबर, अगर ध्यान से देखो तो इसको 3 फैक्टोरियल वे लिखा जा सकता है क्या? बताओ। यस मैम, 3 फैक्टोरियल कर सकते हैं। इसी तरह अगर अरेंज करें, ये 3 फैक्टोरियल वे में हो सकता है,
अब आपको क्या कर सकते हो, 5 2 जा 10 एंड 10 into 3 ये भी कर सकते हैं। 5 2 जा 10 एंड 10 into 3 कर लोगे तो 30 हो जाएगा। यस मैम। सो ये भी 3 अलग अलग नंबर है, तो इस केस में भी आपके पास कितने ऑप्शंस है, 3 फैक्टोरियल वे। होगा या नहीं बताओ। यहाँ भी 3 फैक्टोरियल ऑप्शन आ गया। अब और क्या ऑप्शन हो सकता है बताइए। 3 ये भी ध्यान देना। 10 3 1 हाँ, बोलो 1 10 3 1 ऑब्वियसली 10 into 3 into 1 कर लेंगे। ये ध्यान देना, इसमें जब ए बी सी वर्ड लिखा है ना, तो ए बी और सी तीनों का डिफरेंट वैल्यूज होना चाहिए, ये ध्यान देना। एंड दिस can also happen in 3 ways, 3 factorial ways. So ये भी 3 factorial हो जाएगा। अब और बताओ और क्या हो सकता है। मैम डिफरेंट भी हो सकता है, 15 कॉमन भी हो 2 सकता है। 1 क्या 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 4 1 4 का मैम मल्टीपल 15 2 1 ठीक है। 15 into 2 into 1 भी कर सकते हो। चलो मैम 3 2 6 तो ये भी 3 फैक्टोरियल होगा, बिकॉज 3 डिफरेंट है। 3 2 6 3 2 6 हो जाएगा। 3 2 6 तो 3 2 जा 6 and 6 3 to 6 36 ठीक है। 3 2 6 कर चुके हैं या नहीं। मैम 3 to 6 36 हो जाएगा। वही ना 3 2 6 36 होगा। 3 2 5 तो कर चुके हैं वो। 31 और 1 हो जाएगा लास्ट। 31 1 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 100% श्योरिटी हम नहीं बोल सकते, बिकॉज ए बी सी 3 वैल्यूज जो है वो 3 डिफरेंट वैल्यूज नहीं है, लेकिन लिया जा सकता है उसको, उसके इफेक्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं परमुटेशन से। एक्चुअल में ये 3 into 1 into 1 करेक्ट उतना नहीं है, लेकिन इसका प्रोडक्ट 30 आएगा। और इसमें अगर आप इसका देखें तो 3 फैक्टोरियल ये नहीं होगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होगा। तो अल्टीमेटली ये आंसर क्या आ जाएगा, 3 वे में हो सकता है, क्योंकि 2 रिपीटेड वैल्यूज है ना, तो रिपीटेड वैल्यूज Yes, को हमें ma'am. रिमूव करना पड़ेगा इसका। और बताओ और कोई ऑप्शन है, और कोई 30 आ सकता है। 3 5 5 6 हो गया, 5 2 10 32 15 2 और कोई फैक्टर मैम तो है 6 into 5 into 1 5 into 1 क्या 5 into 1 बोलो। और कोई ऑप्शन है मैम और तो नहीं आ रहे। तो यही फिर आपका आंसर होगा। अभी सबको सिंपलीफाई कर लो। सो दिस इज 6, ये 6 हो जाएगा। 6 6 12 6 18 18 और 6 24 और +3 सो 27 पॉसिबल ऑप्शंस है, जहाँ पे इन तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव 30 आएगा। और भी केसेस होंगे, बट नेगेटिव भी आ सकता है, इससे ज्यादा भी आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है, बट एग्जैक्टली 30 प्रोडक्ट। 27 पॉसिबल केसेस है जिसमें अलग अलग एबीसी का वैल्यूज बदल दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन देखो है, ऐसे ही बनाना होगा। इसको मैम ऐसे बनाना है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है क्या? इसको Shortcut सॉल्व करने का, ये सॉल्व करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह के जब प्रोडक्ट के टर्म में आता है ना, तो यहाँ पे फिर अपना कॉमन सेंस वाला ही बात हो जाता है। इन तीनों का प्रोडक्ट इतना चाहिए, आना चाहिए, अपने मन से नंबर्स रख लो, प्रोडक्ट इतना आए, मतलब एक ढंग से ये फैक्टर ढूंढने वाला बात हो गया। अब फैक्टर्स जितना पॉसिबल है, अब इसमें से देखो, अगर 5 6 1 लिखे हैं तो हम 6 5 1 भी लिख सकते हैं, 1 5 6 भी लिख सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन जो है वो परमुटेशन के थ्रू मिल जाएगा। 3 डिफरेंट वैल्यूज 3 फैक्टोरियल वे, 3 डिफरेंट वैल्यूज 3 फैक्टोरियल वे, फिर से 3 डिफरेंट वैल्यूज 3 फैक्टोरियल वे। तो इस तरह से रिजल्ट आ सकते हैं। ये टर्म आपका वही है, ये परमुटेशन का था। आपके पास इंटीग्रल अगर वर्ड बोल रहा है, अगर आपको लग भी रहा है कि इंटीग्रेशन, तो कहीं भी इंटीग्रेशन में इस तरह के प्रोडक्ट को सॉल्व करने का कहीं रिजल्ट देखे हो, जरा मुझे ये बताना। तो ABC इज इक्वल टू 30 प्रोडक्ट करके देखे हो, कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ABC क्या है, A is a constant, B is a constant, 30 C is also a constant। आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ ना कुछ कंडीशन है ना इंटीग्रेशन वाला, वो तो चेक कर सकते हो ना, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दैट वो क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है ही नहीं।
बट इंटीग्रल सॉल्यूशन बोल रहा है, दैट मीन्स इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं, इंटीजर्स वर्ड भी आता है। इंटीग्रेशन वर्ड से पहले बना है इंटीजर वर्ड, और पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स, ये सारे वर्ड्स हैं, उसके हिसाब से पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन इसका एक्चुअल मीनिंग होगा, वो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो इस केस में इसका कोई शॉर्टकट तो नहीं है परमुटेशन का, बस वही एक ज्यादा इशू भी नहीं है इसको समझने में। 30 का प्रोडक्ट आने वाला कुछ फिक्स नंबर ही होता है ना, क्योंकि फैक्टर तो आपको पता है 15 के मल्टीपल में आएगा, 6 में आता है, 5 में आता है, 1 का मल्टीपल आएगा, 3 का मल्टीपल 10 टाइम्स आ जाएगा, 30, इससे ज्यादा तो आएगा नहीं। तो ऐसे ही नंबर्स होते हैं आपके पास जिसका फैक्टराइजेशन और आपका जिसका मल्टीपल और प्रोडक्ट फैक्टर आप बता सको, ठीक है। समझ गए क्या करना है इसमें? क्लियर है मनीष, सचिन? यस यस यही मैम। करना था, बस इसमें यही करना था। अब इंटीग्रल वर्ड पढ़ के डरना मत। इंटीग्रेशन से तभी डरिएगा जब इंटीग्रेशन का साइन दिख जाए, dx दिख जाए, तब। कोई वैसा फैक्टर जिसको इंटीग्रेट, कोई ऐसा फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करना हम नहीं जानते, ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं जिसका इंटीग्रेशन करना है हमें। चलो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर जी, दैट इज ए बी सी डी इज इक्वल टू 1 माइनस ए प्लस बी माइनस डी इज इक्वल टू 1, ये पूरा टर्म दिया है। अब इसमें से हमें वैल्यू ऑफ ए बी सी बताना है, ए बी सी का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इन 4 इक्वेशन के बेसिस पे हमें ए बी सी और डी का वैल्यू बताना है। तो ये सिंप्लीफाई करके बताना पड़ेगा या कर सकते हो, ये बताओ पहले। ये कर सकते हो, करोगे? सचिन ये बन जाएगा, मनीष ये बताइए तो पहले। इसको सॉल्व करना बताना पड़ेगा मुझे, तो बता सकते हैं, बोलो। ए बी सी डी सबको जोड़ रहे हो तो 1 आ रहा है, माइनस ए प्लस बी माइनस डी कर रहे हो तब भी 1 आ रहा है, ए माइनस बी प्लस सी कर रहे हो तब भी 1 आ रहा है, और बी प्लस सी कर रहे हो तब भी 1 आ रहा है। सो बी प्लस सी का वैल्यू अगर हम वहां डाल दें फर्स्ट इक्वेशन में, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1 है, तो b प्लस सी का वैल्यू हम अगर यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दे 1 से, तो a प्लस डी इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a का वैल्यू उससे निकाल सकते हो a प्लस डी, और फिर उस a प्लस डी का या फिर a प्लस इस टर्म का इस्तेमाल इसमें कर लीजिए, या फिर आपस में इंटरचेंज करके वैल्यू इस्तेमाल कर लीजिए, तो सारा मिल जाएगा। या फिर ये कर सकते हो कि ऑप्शंस के हिसाब से इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करो, उससे क्रॉस चेक कर लो, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड से ऑप्शंस का वैल्यू पुट करिए, रिजल्ट्स देखिए, वो कर सकते हैं। ये 2 तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। मैम एक बार सॉल्व करके बता दीजिए। 1 मिनट मैम, कर रहे हैं। ओके, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ए, इक्वेशन बताना मुझे, हम लिख देते हैं व्हाइट बोर्ड पे। जब तक सॉल्व कर रहे हो तो करो, नहीं तो फिर देखते हैं। पहले तो पूरा का पूरा टर्म सम करना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, एंड द सम ऑफ ऑल दीज इज 1। इसके बाद क्या है देखो जरा, एक सेकेंड, माइनस ए प्लस बी माइनस डी, माइनस ए प्लस बी माइनस डी, माइनस ए प्लस बी और माइनस डी, ये भी जोड़ने पे 1 आ जाता है। चलो उसके बाद थर्ड इक्वेशन क्या है, दैट इज a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 मैम आ गया मैं। आ गया, इक्वल टू 1। और लास्ट इक्वेशन है b प्लस सी इज इक्वल टू 1। चलो ठीक है, b प्लस सी इज इक्वल टू 1। सबसे पहले क्या करो, इस b प्लस सी को इसमें पुट कर दो, तो a माइनस 1 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2। b इज इक्वल टू, मनीष समझ गया? देखिए इस इक्वेशन के वैल्यू को a b प्लस सी लिखा हुआ था, वो हम यहाँ रिप्लेस कर दिए,
तो a -1 हो गया, b + 1 का वैल्यू 1 डाल दिए, तो a -1 = 1, तो a -1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, a का वैल्यू 2 मिल गया। अब a का वैल्यू 2 मिल गया है, तो आप यहाँ पे a का वैल्यू 2 और b + c का वैल्यू ऑलरेडी 1 पता है, वो रख लो, प्लस d करोगे तो 1 आ जाता है। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, -2। -2, यहाँ पे आके माइनस कर दीजिएगा तो -3 इधर हो जाएगा और -3 1 में से -3 क्या, तो ठीक है, ये वैल्यू आ गया। अब इसी तरह से d का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू मिल गया, b और c का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, उसी तरह से वैल्यूज पुट करना है, सारा इक्वेशन का उसी से आ जाएगा। और इक्वेशन इसमें बहुत सा आसान सा दिया है ना। ठीक है, मनीष अब बन जाएगा। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे। नेक्स्ट में आपको तो अब आपको ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लेना एक बार कौन सा है करेक्ट। स्क्रीन विजिबल है, क्वेश्चन दिख रहा है। यस मैम। चलो तो a = 2, b का वैल्यूज और d का -2 मिला था हम लोगों को, तो ऑप्शन उस हिसाब से तो ऑप्शन 3 और 1 है, बाकी तुम लोग जो निकाले उसके हिसाब से चेक कर लेना क्या है, या तो इसमें से 1 और 3 आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दिस क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने एक चीज बताया था, अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, जैसे आपके पास रो कितना है 1 2 3, 3 रोज 4 कॉलम्स, अगर 3 रो और 4 कॉलम्स है तो रैंक क्या होगा, इसका मैक्सिमम रैंक क्या हो सकता है, कोई बता सकता है मुझे मैक्सिमम रैंक क्या हो सकता है। मैक्सिमम रैंक क्या हो सकता है, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ बोलो। 12 नहीं, मैक्सिमम रैंक हमेशा ऑर्डर पे डिपेंड करता है। ये ऑर्डर क्या, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है इसका 3 × 4, मैक्सिमम 3। मैक्सिमम रैंक कैन बी 3, क्योंकि हमेशा रो और कॉलम में जो भी मिनिमम वैल्यू होता है R1 R2 R3, 3 रोज 4 कॉलम्स है, और उसमें जो मिनिमम वैल्यू होता है वो उसका मैक्सिमम रैंक हो सकता है। सो मैक्सिमम रैंक इसका 3 हो सकता है। 4 और 6 का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो सबसे पहले इस ऑप्शन को डिस्कार्ड करो। सो अब आपके पास आया मैक्सिमम इसका रैंक 3 हो सकता है। अब 3 रैंक है या नहीं है ये चेक करना है, तो आपको इसमें से कोई एक ऐसा मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, एक ऐसा फॉर्म, ऐसा ऑर्डर का मैट्रिक्स ब्रेक करो जिसका वैल्यू 4 तो होगा नहीं, बात खत्म है। अब इसको क्या करो 3 होगा मैक्सिमम, तो किसी भी कोई भी 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लो, 3 × 3, इसका पहला कॉलम रिमूव कर दो, सेकंड कॉलम रिमूव कर दो, थर्ड कॉलम रिमूव कर दो, कुछ भी रिमूव करके 3 × 3 में उसको ले आओ। जब इसको 3 × 3 में ले आएंगे तो आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लीजिएगा। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो उसका रैंक 2 हो जाएगा। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है, दैट मीन्स उसका रैंक 3 हो जाएगा, और अगर 0 से कम आता है तो उसका रैंक 2 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आता है सबको? यस मैम। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तब प्रॉब्लम होता है रैंक निकालने में, और मैक्सिमम केस में होगा ना, क्वेश्चन अगर आपको देता है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, तो ये मान के चलो डिटर्मिनेंट 0 आ सकता है। 90% केसेस में ऐसा होगा, क्योंकि या तो 4 × 3 इस तरह का मैट्रिक्स दे दिया जाएगा आपको, या फिर ऐसा मैट्रिक्स दिया जाएगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। 0 आ जाएगा तो उसका रैंक कम हो जाएगा, अगर 0 नहीं आ रहा है तो रैंक जितना है उतना ही होगा। एक तरीका ये है सॉल्व करने का, और दूसरा फिर इसको पूरा सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड, ये वो जो भी मेथड अप्लाई करते हो उसके बेसिस पे सॉल्व करो। अब उसके बेसिस पे आंसर बताओ। तो अब यहाँ से क्या करना है, आपको किसी भी 3 × 3 में ये 3 ले लो, अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो फिर रैंक 3 है, और अगर 0 आ जाता है तो रैंक 2 है। 4 और 6 ऑलरेडी डिस्कार्ड हो चुका है। अब चेक करके बताओ 3 है या 2 है रैंक इसका।
बताइए तो मुझे जरा जल्दी से क्या आएगा। किसी भी 3x3 में मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दो और उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालो। 3x3 में कन्वर्ट कर दीजिए, कोई भी एक कॉलम एलिमिनेट कर दो। रो एलिमिनेट करोगे तब तो और कम हो जाएगा ना, सो कॉलम एलिमिनेट करो, कोई भी एक कॉलम एलिमिनेट कर दो, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो। बताइए क्या आ रहा है। बताओ क्या होगा सचिन। यस मैम। बताइए क्या आ रहा है आंसर। डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके देखो ना किसी का, कोई भी 3x3 में कन्वर्ट करके, आपका ये चॉइस है, आप जैसे चाहें उसको 3x3 में कन्वर्ट करके उसका डिटरमिनेंट चेक कर सकते हैं। और कोई भी एक ऐसा डिटरमिनेंट मिल जाना चाहिए जिसका उस केस में नॉन जीरो आंसर आ जाए, तो रैंक 3 हो जाएगा। और अगर नहीं आ रहा है, हर बार डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, तो फिर रैंक 2 हो जाएगा। और रैंक 2 के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। रैंक 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। और अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो 3 भी नहीं हो सकता है, मतलब 2 और 1 हो सकता है। और ऑप्शन तो यहाँ पे सिर्फ 1 का 2 का ही है, तो यहाँ पे 2 या 3 में से कुछ आंसर है। डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आ रहा है तो 2 सिंपली करके चलनी चाहिए, हो गया काम खत्म। चलो बताओ जल्दी क्या आ रहा है। डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने में इतना टाइम लगेगा तुम लोगों को, तब तो पता चला ये 3 घंटे के टाइम में तुम लोग 1 घंटा से ज्यादा सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा। कितना टाइम है, 3 आवर्स। सो 2 आवर्स में आपका बाकी का होगा, 1 घंटा लगाइएगा इसमें। चलिए बताइए जल्दी से। सुयश नहीं निकलेगा डिटरमिनेंट। तुम लोग क्वेश्चन को ऐसे घूरते रहते हो, लगता है क्वेश्चन घूरने से सॉल्व हो जाएगा। सचिन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिर बस देख रहे हो क्वेश्चन को। सॉल्व भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा है, शुक्र है। खुशी बना तुम्हारा। खुशी आवाज आ रही है। यस मैम। सॉल्व हो रहा है, नहीं Yes, हो रहा है ma'am. तो बता दो, फिर हम बना मैम देंगे। इसका 3 होगा, नॉन जीरो आ रहा है। होगा, नॉन जीरो आ रहा है। चलो ठीक है, फिर बस यही चीज चेक करना है। आप इतना कर लोगे, रैंक का क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव है तो इससे ज्यादा समय नहीं लगाना है, सिर्फ डिटरमिनेंट चेक करना। और डिटरमिनेंट चेक करने के लिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इनसाइड जाके करने का जरूरत भी नहीं है अगर ऑब्जेक्टिव है तो। सब्जेक्टिव है तो आपको फिर पूरा प्रोसेस के थ्रू करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी 3 इसे कॉलम को डिलीट करो, बाकी का देखो, डिटरमिनेंट निकालना आता है, फिर कैलकुलेशन में बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, सब में 6 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। अगर नॉन जीरो आ रहा है सो ऑप्शन 3, बात खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो जरा। आई, एच के बाद आई है। इफ 60 यूनिट ऑफ सम प्रोडक्ट कॉस्ट 1400 and 40 units cost 1200 to manufacture, then the variable cost per unit is
कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इतना लंबा चौड़ा वर्ड इस्तेमाल कर दिया। 60 यूनिट ऑफ सम प्रोडक्ट, दैट मीन्स 60x कर लो। 60x इज इक्वल टू आपके पास आया है 1400। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, 1200 जो सॉरी 40 यूनिट जो है उसका कॉस्ट जो है वो आपका 1200 है। तो एक यूनिट का कॉस्ट कितना होगा, ये इतना पूरा नहीं भी बताता तब भी एक ही इक्वेशन से हम लोग बना सकते थे। 60 unit of some product cost 1400 and 40 units of some product is this. Then the variable cost per unit is, एक यूनिट का कितना कॉस्ट होगा। क्वेश्चन सिंपल सा है, किसी भी वैसे तो मैम 30 आ रहा है बट हाँ तो फिर क्या है, क्या इसका 30 आंसर आ रहा है। दोनों ही इक्वेशन का पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा ना, दोनों ही इक्वेशन यूज करना है तुमको। दोनों ही टर्म यूज किया हुआ है। दोनों इक्वेशन का हेल्प लेके बनाना होगा। बताइए, 60 यूनिट ऑफ सम कॉस्ट 1400 and 40 units 1200, then the variable cost per unit. बताओ सचिन, श्रेया क्या बोल रही थी, बताओ। बताओ। वैसे तो मैम इसका बोलो। 1400 है मैम। 1400 and 1200। मैम ऑप्शन थर्ड। थर्ड ऑप्शन में 10 रुपीज एक का पड़ेगा। मैम ये समझ नहीं आ रहा है, मैम सॉल्व कर दीजिए ना। ठीक है, और कोई अभी कोई बना रहा था ना, उसको बनाने तो दो पहले। मैम ऑप्शन नहीं लग रहा मैम। 100 100 रुपीज पर कॉस्ट पड़ेगा, 100 into 60। चलो ठीक है, और कोई ऐसा वैल्यू होगा ना, इसका आंसर जो भी होगा वो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट्स इट, यही करना है हमें, दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर आप उस x का वैल्यू वहां रखते हैं तो भी ये रिजल्ट आना चाहिए, और यहाँ वैल्यू रखते हैं तो ये भी, तब भी रिजल्ट यही आना चाहिए। मतलब इस केस में चाहो तो हिट एंड ट्रायल मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब 60 इंटू जो वैल्यू आ रहा है x जो होगा वो आपका इतना आना चाहिए, मतलब 1400 आना चाहिए, ऐसा कोई वैल्यू x का होना चाहिए। अब इस केस में कब होता है, और इधर जो है वो भी उतना ही आना चाहिए, वैसा रिजल्ट लाना है। बहुत सिंपल लीनियर इक्वेशन पढ़े थे या नहीं, एकदम सिंपल सा लीनियर इक्वेशन है।
मोस्ट इजीएस्ट। ठीक है, बताओ और कोई? किसी को नहीं पता? इतना सिंपल सा क्वेश्चन नहीं पता है किसी को? सचिन, मनीष, खुशी? मैम 10। मैम 10 होगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 करके डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन नहीं, 1, एक मिनट, क्या बोले? इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 60x इज इक्वल टू 1400, हाँ ठीक है, और इक्वेशन 2 40x इज इक्वल टू 1200। हाँ तो ठीक है, उसको 20x से डिवाइड कर देंगे। नो यही ना मैम, बोलना चाह रहे हो? हाँ इक्वेशन 1 को माइनस, इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे इक्वेशन 1 से। ठीक है, माइनस करो तो आएगा आपके पास कितना? 40x। नो मैम, 20x इज इक्वल टू 20x, हाँ ठीक है, सॉरी 20x, हाँ 20x इज इक्वल टू 200, 200। ठीक है, तो x का वैल्यू 10 है। इक्वल टू 100 होगा, 10 आएगा मैम। होगा। मैम 10 होगा। ठीक है, हो गया। अब इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? बस ऐसा वैल्यू हमें चाहिए, और इसका हमेशा सॉल्यूशन इसी तरह का होगा। जब भी दो इक्वेशन दिया है ना, मतलब ये है कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला वैल्यू होना चाहिए। एक इक्वेशन के बेसिस पे भी तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, दूसरे इक्वेशन के बेसिस पे भी तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन ऐसा आंसर आना चाहिए जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई किया हो, तभी दो इक्वेशन दिया जाता है। अगर दो इक्वेशन दिया है मतलब उसका आंसर हमेशा दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यही होगा हमेशा। अब इसको करके देखोगे तो फिर रिजल्ट वही आएगा। फिर इसके बाद और क्या करें? आई के बाद जे ये कर लो बस, लास्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ(x) इज cos x। या करके देखोगे, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अब आया है। वैसे इतना करने का जरूरत भी नहीं है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इसमें बहुत सिंपल सा टर्म है जो आप बता सकते हैं इसके बेसिस पे। क्योंकि लिमिट तो लगाया नहीं है, रिजल्ट तो कुछ है नहीं, तो इसका आंसर बहुत आसान सा है। सिंप्लीफिकेशन करने का जरूरत नहीं है, इसको कुछ नहीं सिंप्लीफाई करना है। क्या आंसर हो जाएगा बता दोगे? 1। इसको याद रखना है, कभी भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x sin x होगा, then that can be 1 only. मिनिमम वैल्यू ऑफ cos x sin x, that is 0 only. इसके लिए सिंप्लीफिकेशन करने का जरूरत नहीं है। सिंप्लीफिकेशन करने का इसी क्वेश्चन में जरूरत तब पड़ेगा जब यहाँ पे लिमिट लगा दिया जाएगा, और अगर लिमिट है तब आपका चेंज हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। बट यहाँ f(x) इज इक्वल टू डायरेक्टली cos x लिखा है, तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, और इनडेफिनिट इंटीग्रल में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो है वो मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट बताता है। दैट मीन्स, और मैक्सिमम वैल्यू cos का मैक्सिमम जाएगा तो 1 होगा, 0 डिग्री पे 1 होता है, 90 डिग्री पे 0 हो जाता है वापस से, फिर -1 होता है, फिर 0 होता है, फिर -1 होता है, सॉरी 1 होता है। तो इस तरह से आप रोटेट करते चले जाओगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x इज इक्वल टू 1, एंड मिनिमम वैल्यू अगर उसी क्वेश्चन को चेंज करके बोल दे तो दैट इज 0। इसके लिए बाकी ऑप्शंस को देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, बट ये सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा तब जब इसी में इंटीग्रेशन साइन लगा दे और नीचे 2, 3, 4 इस तरह का लिमिट डाल दे, तब आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब आपको बताना पड़ेगा क्या मैक्सिमम होगा क्या मिनिमम होगा, उसके सिवा बाकी केसेस में नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में होगा तो इसका बाकी सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट जो है ये सब, ये ग्रामर रूल तो खैर बताया था, फिर देखते हैं ये इंटीग्रेशन और ये सब टर्म। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू।